हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गोलू सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और उनके आगे के प्रश्नों का हल। जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसी अध्याय के इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों को पूरा हल कर लिए हैं। यदि कोई बच्चे उन वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जिसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि x घात a बटा x घात b पूरे घात a धन b। इसको कैसे पढ़ते हैं इसको भी ध्यान से समझिएगा, है ना। x घात a बटा x घात b पूरे घात a धन b गुणा x घात b बटा x घात c पूरे घात b धन c गुणा x घात c बटा x घात a पूरे घात c धन a बराबर में 1। तो बच्चों, ये जो प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसी भी प्रश्न के दूसरे वाला प्रश्न जो हम पढ़ेंगे वो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक एग्जाम में आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। आप इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको हल करना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पहला काम, आपको यदि सिद्ध करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। कहने का मतलब इस पक्ष को लेकर हम चलेंगे और राइट हैंड साइड मतलब एक को हमको लाना होगा। तो चलिए इसको हम हल करना प्रारंभ करते हैं और सिद्ध करने के लिए हम कौन सी साइड लेके चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या? लेफ्ट हैंड साइड। तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो दिया इसको जो है पहले उतार देते हैं। तो क्या मिला भाई? x घात a बटा में x घात b पूरे का घात a प्लस b गुणा x घात b बटा में x घात c पूरे घात b प्लस c। वैसे ही फिर से गुणा में हमें मिला है x घात c बटा x घात a पूरे घात c प्लस a। ये हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। आपको पहला काम करना है कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को हल करना। तो कोष्ठक के अंदर में क्या दिया है? इन दोनों का आधार कैसा है? समान है। यदि आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, भाग मतलब बटा को ही हम भाग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भाग दिखाई दे जाए तो सर कहाँ से भाग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? हमारा बटा है और बटा को ही हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। तो यहाँ पर हम बोला है भाग का चिन्ह है। यदि आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातांक आपस में घटता है। तो इसको हम क्या करेंगे? इन दोनों घातांकों को आपस में घटा देंगे। तो ये क्या होगा हमारा? x घात a माइनस में क्या हो जाएगा? b। देखिए आधार समान है, इसमें घातांकों को आपस में क्या करते? घटा दिए। तो आगे पूरे का घात हमको मिला हुआ है a धन b। सेम टू सेम पहले में जो हम प्रोसेस लगा रहे हैं वो आगे के दोनों में भी प्रोसेस लगना है। यदि एक को आप समझ जाएंगे ना तो आगे का दोनों एकदम आराम से आप बना लेंगे। देखिए x घात a माइनस b कैसे हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों का भी आधार समान है तो घातांक आपस में क्या होगा? घटेगा। तो सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी लगाइए। चलिए x घात, तो b में कौन घटेगा? c घटेगा। b माइनस c पूरे का घात हमको पहले से क्या मिला हुआ है? b प्लस c। वैसे ही अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? x घात, देखिए जैसे b में c घटा वैसे ही c में कौन घट जाएगा? a घट जाएगा। तो c माइनस a पूरे का घात हो जाएगा हमारे पास c प्लस a। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया? इसमें आधार समान है, एक में जो हमने प्रोसेस किया सेम टू सेम प्रोसेस आगे के में भी हमने किया। देखिए अब यहाँ पर हमारा एक फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या है? यदि किसी संख्या का घात है और उस पूरे का घात है, मतलब घात के ऊपर घात है, तो यदि घात के ऊपर घात रहता है तो घातांकों का आपस में गुणा होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? x घात, ये दोनों का आपस में हो जाएगा गुणा, मतलब a माइनस b गुणा में हो जाएगा a प्लस b। देखिए घातांकों को आप ध्यान समझिए, घात ऊपर घात है तो घातांकों को आपस में कर दिया हम लोगों ने गुणा। अब यहाँ पर आ जाते हैं सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर जो किया वही यहाँ पर भी लगाना है। तो x घात b माइनस c गुणा में हो जाएगा b प्लस c। इन दोनों को भी आपस में हमने कर दिया गुणा। अब यहाँ पर भी क्या होगा? गुणा में x घात c माइनस a और गुणा में हो जाएगा c प्लस a। इस तरीके से हमने इसको भी आपस में कर दिया गुणा। अब देखिए a माइनस b इंटू a प्लस b, जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारा काम करता है फार्मूला का। किसका काम करता है? फार्मूला का।
ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, ये सूत्र होता है हमारा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। देखिए ए और बी दिया तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यहाँ पर क्या दिया बी माइनस सी बी प्लस सी, तो यहाँ पर ए और बी था तो हमने ए का वर्ग बी का वर्ग किया, यहाँ पर क्या करेंगे बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, और यहाँ पर क्या करेंगे सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग। तो चलिए जो हमने क्वेश्चन बोला उसको यहाँ पे लगा देते हैं, एक्स घात ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये हमने क्या कर दिया भाई, ये हमने लगाया पहले के सूत्र। अब दूसरे में हम क्या करेंगे एक्स घात बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, इन दोनों के हमने फार्मूला लगा दिया। वैसे अब इसके लिए फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा में एक्स घात सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग, यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया। अब देखिए इन तीनों का आधार कैसा दिखाई दे रहा है, समान। तीनों का आधार जब समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, जैसे भाग का चिन्ह हुआ था तो घटांक आपस में घटा था, वैसे ही जब गुणा का चिन्ह रहेगा तो घटांक आपस में जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे एक्स घात, सभी घटांकों को आपस में जोड़ कर लिखेंगे, जोड़ कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये हमने इन दोनों को लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस करके बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, अब इसमें जोड़कर इसको लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग। तो इस तरीके से हमने क्या प्राप्त किया भाई, घातांकों को आपस में जोड़ दिया। अब देखिए ए का वर्ग यहाँ पर है प्लस, ए का वर्ग यहाँ पर है माइनस, तो ए का वर्ग प्लस और माइनस होने के कारण कट जाएगा। वैसे ही बी का वर्ग यहाँ पर है माइनस, बी का वर्ग यहाँ पर है प्लस, ये भी प्लस माइनस होने के कारण कट जाएगा, ये भी प्लस और माइनस होने के कारण कट जाएगा। मतलब एक्स घात क्या बचा हमारे पास 0, और किसी भी राशि का घात यदि 0 होगा, किसी भी राशि का घात क्या होगा 0, तो उसका मान आपको सीधा लिख देना है क्या a, और यही है हमारा राइट हैंड साइड। क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने लेके चला था, राइट हैंड साइड हमने प्राप्त किया, तो ये हमने कर दिया क्या सिद्ध, क्या कर दिए सिद्ध कर दिए। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो हमको प्रश्न मिला हुआ है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न नंबर 2। इसमें बोला गया है 1/1 धन एक्स घात एन धन 1/1 धन एक्स घात एन ऋण एम बराबर में 1। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको भी पूरा ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा। तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये हम लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। आपको प्रश्न देखने में बल्कि बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहते हैं ना जो दिखने में इतना बड़ा है जरूरी नहीं है बनाने में हमको उतना ही बड़ा बने उतना ही कठिन बने। तो ये प्रश्न आप अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1/1 धन एक्स घात एम ऋण एम, इसको हम जो पहले बता देते हैं 1/1 धन एक्स घात एम ऋण एम, प्लस में हमको मिल जाएगा 1/1 धन एक्स घात एम ऋण एम। हमने किसको ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, इसको हल करना है और क्या लाना है 1 लाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको हल करना। अब ध्यान समझिए हम क्या करने वाले हैं, इस 1 के बटा में, 1 के बटा में हमको मिला है 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/1। क्यों लिख रहे हैं आगे आपको आगे अभी समझ में आने वाला है। 1 को हमने लिख दिया 1 के बटा में 1 धन, यदि आपको फार्मूला मिलता है एक्स घात एम बटा एक्स घात एम, तो आप इसको किस रूप में लिख देते एक्स घात एम ऋण एम, इस रूप में लिखते। अब मान लो हमको इस रूप में मिल गया फार्मूला, तो हम जब इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं ना। मतलब यहाँ से जब हम यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी तो आ सकते हैं। तो इस फार्मूला में जो हम फार्मूला पढ़े हैं उसके जस्ट विपरीत उल्टा पढ़ना है हमको, यहाँ से यहाँ आना है, मतलब माइनस वाले से कहाँ जाना है बटा वाला में जाना है। तो चलिए इसको हम इस रूप में लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे प्लस करके एक्स घात एम बटा में हमारा हो जाएगा एक्स घात एम। तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया बटा के रूप में। अब ये प्लस का प्लस 1 के बटा में, सेम क्वेश्चन इसके लिए अपना देखिए, इस 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 धन, अब यहाँ देखिए शुरुआत में एम था तो एम वाले को ऊपर में रखे, एन वाले को नीचे में रखे। यहाँ पर शुरुआत में एन है तो एन वाला ऊपर में रहेगा और एन वाला नीचे में रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे एक्स घात एन बटा में हो जाएगा हमारा एक्स घात एन, एन वाला गया ऊपर
m वाला आ गया नीचे। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, है ना। ऊपर को तो हम पहले जो होते हैं ऊपर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। क्या करिएगा, इसमें आप क्लियर गुणा करिएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, नीचे वाले गुणा नीचे वाले के साथ। तो इसका गुणा जब हम इसके साथ करेंगे तो एक के साथ किसी भी संख्या का गुणा करें तो हमको वही संख्या प्राप्त होता है, मतलब हमको क्या प्राप्त होने वाला है, x घात n। तो चलिए इसको हम लिख दिया x घात n और यहाँ पर प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस। अब इस एक का गुणा इसके साथ करेंगे तो हमको मिल जाएगा x घात n और इसके बटा में इसका गुणा इसके साथ जब हम करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा x घात n। इस तरीके से हमने इसका तीसरा गुणा किया, सेम प्रोसेस हमको यहाँ पे लगाना है। तो प्लस करके यहाँ पर प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस एक बटा। अब यहाँ पे तीसरा गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ किए तो x घात m, बीच में प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस, एक गुणा इसके साथ करेंगे तो x घात n। अब इसके बटा में इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो x घात हो जाएगा क्या, m। अब देखिए हमने यहाँ पर तीसरा गुणा किया, यहाँ पर भी तीसरा गुणा किया। अब इसके बटा में ये है और इसके बटा में ये है, तो आप क्या करिएगा, इस तीसरे नंबर वाले को हम लेके चले जाएंगे कहाँ पे, पहले नंबर पे। वैसे ही ये तीसरे नंबर वाले को भी कहाँ लेके चले जाएंगे, पहले नंबर पे। तो ये हमको मिल जाएगा ऊपर। तो ऊपर जब मिलेगा इसका भी एक रीजन है, उसको समझिएगा। रीजन क्या है, ए मान लो ए बटा हमको मिला है बी बटा सी, ए पूरे का बटा बी बटा सी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए भागे, इस बटा को हमने लिख दिया भाग के रूप में बी बटा सी। अब जब हम भाग को गुणा के रूप में बदलते हैं, भाग को किस रूप में बदलते हैं, गुणा के रूप में, तो ए गुणा ये सी ऊपर वाला चला जाता है, मतलब नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाले कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा बी बटा सी। तो जो तीसरे नंबर बी बटा सी नहीं, ये हो जाएगा सी बटा बी। तो जो तीसरे नंबर वाले हैं, ध्यान समझिए, जो तीसरे नंबर वाले हैं वो किसके साथ गुणा कर रहा है, पहले नंबर वाले के साथ। तीसरे नंबर वाला जो था वो पहले नंबर वाले के साथ क्या कर रहा है, गुणा। सेम प्रोसेस यहाँ पर, ये जो तीसरे नंबर वाले हैं वो किसके साथ गुणा करेगा, पहले नंबर वाले के साथ। ये तीसरे नंबर वाले किसके साथ गुणा करेगा, पहले नंबर वाले के साथ। तो ये जब ऊपर में चला जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा x घात n। क्या मिला, x घात n, और इसके बटा में हमको मिल जाएगा क्या, x घात n धन x घात n। अब देखिए हमने इसका गुणा ऊपर कर दिए, अब यहाँ पर गुणा फिर से ऊपर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लस करके x घात m बटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिएगा, चलिए पहले इसको उतार दीजिए, x घात m धन x घात n, इसको हमने जो होते उतार दिया। अब देखिए यहाँ पर का आधार x घात n धन x घात n, यहाँ पर n और m वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर m धन x घात n, मतलब ये पहले नंबर वाला दूसरे नंबर पे चले जाए। ध्यान समझिए, पहले नंबर वाला दूसरे नंबर में चले जाए और दूसरे नंबर वाला पहले नंबर में आ जाए, तो ये दोनों आधार एकदम समान हो जाएगा। मतलब आपको आधार समान करने के लिए इसके क्रम को बदलना है, और क्रम को बदलने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों आपस में कैसा है, प्लस। माइनस वाला रहता है तो दिक्कत होता है, लेकिन प्लस वाले में यदि हम क्रम विधि में नियम लगाते हैं तो इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके क्रम को बदल देंगे, बदलने का रीजन ताकि दोनों के आधार कैसा हो जाए, समान हो जाए। तो चलिए आधार को समान करने के लिए इसके क्रम को हम बदल देंगे। इसको जो बदल के है ना, x घात n बटा में x घात n धन x घात n, और प्लस करके x घात m बटा, इसके क्रम को हम बदल देंगे तो x घात n धन x घात n, जिससे क्या होगा, दोनों का आधार हो गया समान। दोनों का आधार कैसे हो गया, समान। तो इसको जब आधार समान होता है तो हम इसको एक बार लिख देते हैं, x घात n धन x घात n, और ये किसके बटे में आएगा, x घात n धन x घात n, x घात n धन x घात n। अब देखिए ये ऊपर और नीचे की जो पद है या संख्या है ये एकदम सेम टू सेम समान हो गया, मतलब ऊपर नीचे से एक ही बार में कट जाएगा। और बहुत से बच्चे थोड़ा सा गलती कर लेते हैं, अलग से इन दोनों को कटाते हैं, अलग से इन दोनों को कटाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ये ऊपर नीचे से एक ही बार में सीधा कट रहा है और इसका आंसर कितना आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमने प्राप्त किया, तो ये कर दिया क्या, सी। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। इसको आपको इतने डिटेल में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो इसको अच्छे से समझिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बोल दिया हूँ कि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए बच्चों, आगे जो हमको प्रश्न दिया है ये हमारा प्रश्न नंबर 5। इसमें बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखे। तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण में भी बता दिया हूँ कि मानक रूप का मतलब क्या होता है, वो होता है किसी भी को 10 के गुणा के रूप में लिखना और जितने बार हम दशमलव को हटाएंगे उतना 10 के घात के रूप में लिखना। तो आज हम सीधा सीधा इस प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आप क्या करिएगा, आपको बता दिया गया है कि जो दशमलव है वो आपको या तो बायां साइड हटाना है या तो दायां साइड हटाना है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि दशमलव के बायां भाग में, दशमलव लगाने के बाद बायां भाग एक ही अंक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक ही। अब वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा जो भी आएगा 1 से लेकर 9 तक वो दशमलव के इधर एक अंक बस को रखना है। उसके लिए दशमलव को आपको या तो दायां हटाना पड़ेगा या तो बायां हटाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर लगा है हमारा दशमलव, तो एक अंक प्राप्त करने के लिए हम किधर हटाएंगे? दायां की ओर हटाएंगे। कितना हटाएंगे? किधर हटाएंगे? दायां की ओर। अब देखिए हम इसको जब हल करेंगे और इसको किस रूप में लिखेंगे? मानक के रूप में, मानक रूप। तो इसको क्या करिएगा आप समझिएगा, है ना। मानक रूप में जब हम लिखेंगे तो दशमलव को हम किधर हटा रहे हैं? इधर। कितने बार हटा रहे लिखेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इधर आगे लेके नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि आपको दशमलव के बाद केवल एक अंक इधर चाहिए। तो आप कितने बार हटाएंगे? 12 बार हटाएंगे। तो इस तरीके से हमने इधर ए वाले जीरो को उतार दिए, अब दशमलव को हटाना शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 जीरो लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चूंकि दशमलव को हमको 8 के इस साइड, 8 को इस साइड रखना, मतलब दशमलव को 8 के बाद रखना है। तो एक बार और हमने लिख दिया, इसलिए इसको हमने कह दिया 12। और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? दशमलव। क्योंकि दशमलव के इस साइड, बायां साइड केवल एक अंक होना चाहिए जो 1 से 9 तक में हो। तो हमने 8 प्राप्त कर लिया, तो आगे और दशमलव को हटाने की आवश्यकता नहीं है। आगे की संख्याओं को जो उतार देंगे। तो और जैसे हम दशमलव को हटाए, इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे 10 के घात। कितने बार हटाए हम लोगों ने? 12 बार। तो गुणा में 10 घात कितना हो जाएगा? 12। अब बात समझिए, आपको मैं उदाहरण में क्या बताया था? जब दशमलव बायां साइड हटेगा तो घात आएगा धनात्मक। ध्यान से समझिए, जब दशमलव बायां हटेगा तो घात किस में आएगा? धनात्मक। लेकिन जब दशमलव दायां हटेगा तो घात किस में आएगा? ऋणात्मक। तो अभी हमने दायां साइड हटाया तो घात को क्या लिख देंगे? ऋण के रूप में लिख देंगे। अब देखिए एक लाइन यहाँ पर क्या करेगा, चूंकि इस 8 के बाद इन सब जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 8.52 गुणा 10 घात ऋण 12। ये जो हमको मिलेगा यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है 8 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए हमको कहीं भी दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है। इस क्वेश्चन में कहीं भी दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है। तो जहां पे कहीं भी दशमलव नहीं दिखाई दे तो हम क्या मान के चलते हैं भाई? सबसे अंतिम में क्या लगा हुआ है? दशमलव। अब मैं आपको क्या बोला था? दशमलव की इस साइड कितना अंक होना चाहिए? एक अंक। उस एक अंक प्राप्त करने के लिए इस दशमलव को मैं किधर हटाऊंगा? दायां साइड हटाऊंगा कि बायां साइड हटाऊंगा? तो देखिए हमने यहाँ से इधर हटाया, मतलब ये कौन सा साइड हुआ हमारा? बायां साइड। और कितने बार हटाना पड़ेगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो 14। देखिए यहाँ पर लाएंगे तो भी दशमलव के इस साइड 2 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ से और आगे आएंगे तो 13 के बाद 14 और 14 के बाद यहाँ पर आ गए तो 15। तो इस तरीके से हम इसको कैसे लिखेंगे? हर में हम लिखेंगे मानक रूप। मानक रूप। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 8 के बाद यहाँ तक हमने दशमलव हटाया, मतलब 8 के बाद क्या लगेगा? दशमलव 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 जीरो है हमारे पास, मतलब हमने गुणा में दिया 10 का घात। देखिए 13 जीरो है और 1 और 2 मतलब 13 2 मिला के 15। मतलब हमने कितने बार हटाया भाई? 15 बार हटाया। अब हमने चूंकि दशमलव को किधर हटाया है? बायां साइड हटाया है, तो घात को ऋणात्मक लिखना है कि धनात्मक? यहाँ पर हमने ऋणात्मक लिखा था क्योंकि दायां हटा था। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? धनात्मक, क्योंकि ये बायां हटा है। तो ये जो का क्यों रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा?
दशमलव के बाद 0 और 2 को छोड़कर बाकी सब 0 है तो उसका दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो इसको हम लिखेंगे 8.02 गुणा 10⁻15 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हो। आपको अंतिम में कुछ नहीं दिया, मतलब हम क्या लिख देते हैं अंतिम में दशमलव कहीं भी दिख रही है यहाँ पे लगा है और आपको दशमलव को किधर हटाना पड़ेगा, बायां से हटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको अब आराम से हल कर सकते हो आप। तो हल करेंगे किस रूप में लिखेंगे भाई, मानक रूप में, मानक रूप। तो क्या हो जाएगा, दशमलव हमारे यहाँ तक आएगा, कहाँ तक, 4 तक। तो 4.196 अब 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 7 0 हमने लगाया और साथ ही साथ यहाँ पर 3 बार और हटाया। तो 7 और 3 मिला के 10 लगा। हमने कितने बार हटाते हैं, 10 बार। चूंकि दशमलव बायां साइड हटा है तो घात धनात्मक का धनात्मक ही रहेगा। तो दशमलव के बाद 1 9 6 को सब 0 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4.196 गुणा में 10⁻10 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम मानक रूप लिखेंगे। आगे जो हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो घात के रूप में दिया रहेगा, उसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो हमको प्रश्न दिया है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। इसके पहले वाले प्रश्न में जो हमको दशमलव रूप में मिला था उसको हमने मानक रूप में लिखे थे। अब यहाँ पर मानक रूप में मिला है उसको हम दशमलव रूप में लिखेंगे। तो जो नियम हमने वहां पर लगाया उसके जस्ट उल्टा नियम हम यहाँ पर लगाएंगे। और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो उदाहरण जो बनाया हूँ उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। इस अध्याय का पहला वाला वीडियो, उसमें आपको एकदम डिटेल में इसके बारे में जानने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर घात किसने दिया है, ऋणात्मक। और जब घात ऋणात्मक है तो दशमलव किधर हटेगा, ये हमारा दशमलव हटने वाला है किधर, बायां साइड हटने वाला है। किधर हटने वाला है, बायां साइड। तो देखिए ये दशमलव हमको कितने बार हटाना है भाई, 6 बार। तो चूंकि हमको दशमलव के बाद इधर एक ही अंक मिला है, कितना अंक मिला है, 1 अंक। और हमारे पास घात कितना है, 6 है, मतलब हमको 6 बार हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सामने में 0 लगाते जाएंगे, 0 लगाते जाएंगे। कितने बार लगाएंगे, जब तक 6 ना मिल जाए। तो चलिए भाई 2 और 0, पहले इसको आप लिखिएगा दशमलव रूप। क्या लिखिएगा, दशमलव रूप। ये दशमलव रूप में हमको क्या मिलेगा, देखिए 2 और 0 तो पहले दिया ही है। अब दशमलव हटाना शुरू करेंगे। ये हो गया 5 में एक बार, फिर 2 3 4 5 और ये हो गया 6। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, दशमलव। और दशमलव के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा मतलब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 0। तो इस तरीके से हमारा इस संख्या का जो मानक रूप था उसका दशमलव रूप क्या मिला, 0.0000502। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी घात कैसा है, ऋणात्मक। तो अब देखिए यहाँ पर दशमलव को दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो मैं बोला था दशमलव नहीं दिख रहा, मतलब अंतिम में हम दशमलव लेके चलेंगे। तो चलिए भाई इसका हल कैसे होगा। अब यहाँ पर भी ऋणात्मक है घात, दशमलव किधर हटेगा, बायां। तो चलिए शुरू करते हैं हटाना। दशमलव रूप एक बार लिख दीजिएगा, दशमलव रूप। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब देखिए दशमलव का हटाना शुरू करते हैं। कितने बार हटाना है भाई, 8 बार। तो चलिए 7 से एक बार शुरू हुआ, 1, फिर ये हुआ 2, ये हुआ 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, दशमलव। अब यहाँ पर दशमलव लगा तो अंत में भी फिर क्या लगा देंगे हम, 0। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हमने बायां हटाया, कब, जब घात ऋणात्मक था तब। अब यहाँ पर घात कैसा है, धनात्मक है, तो दशमलव किधर हटेगा, दायां हटेगा। तो चलिए इसको अब हम हल कर देते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो एक देखिए, अब दशमलव एक यहाँ लिख दीजिए, दशमलव रूप करते हैं ना, दशमलव रूप। अब देखिए शुरुआत करते हैं हम हटाना। तो एक तो पहले से ऑलरेडी है, देखिए इसमें हम हटा ले रहे हैं ना, अब हटाना शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। लेकिन हमको कितने बार लगाना है, 9 बार। तो संख्याओं की जब कमी हो तो हम क्या लगाते जाते हैं, 0 लगाते जाते हैं। तो 5 हुआ, 6 7 8 और यहाँ पर हो गया 9। तो यहाँ पर हमारा क्या लग गया, दशमलव। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से घात वाला दिया है तो उसको आप दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे आपको बता दिया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए बच्चों, आगे जो हमको प्रश्न दिया है यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है निम्नलिखित कथनों में संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक कथन दिया गया है। सबसे मेन बात तो यह है कि आपको इन कथनों से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब रखना है किसे? संख्याओं से। इन संख्याओं को हमको किस रूप में लिखना है? मानक रूप में। लेकिन प्रश्न में दिया है तो हम उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या बोला गया है? लाल रक्त कोशिकाओं का आकार 0.0000007 मीटर होता है। हमको कथन से कोई मतलब नहीं है, मतलब है किससे? केवल उसमें दिए संख्या से। तो चलिए भाई, हम हल करते हैं और इसके संख्या को मानक रूप में लिखते हैं। संख्या क्या दिखाई दे रहा है? समझ में आ गया ना? हमको इसको किस रूप में लिखना है? मानक रूप में लिखना है। तो सीधा सीधा हम लिखते हैं मानक रूप। तो मानक रूप में लिखने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दशमलव के बायां भाग में एक अंक होना चाहिए। उसके लिए या तो दशमलव को दायां हटाते हैं या तो बायां हटाते हैं। तो दशमलव को हम किधर हटाना पड़ेगा? दायां हटाना पड़ेगा। कितने बार हटाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 बार हटाना पड़ेगा। तो चलिए, 0.0, ये जो दशमलव है उसको हटा रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 तो ऑलरेडी 0 है, और 7 को हमको दशमलव के इस साइड लाना है। तो यहाँ पर लग जाएगा क्या? दशमलव, और गुणा में हमारा हो जाएगा 10 का घात कितने बार हटाए? 6 बार। अब आपको बताया था दायां हटे तो ऋण, बायां हटे तो धन। तो दशमलव जब दायां हटा तो किस में आ जाएगा? ऋण में। अब देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है? 7 के बाद इधर पूरी संख्या 0 है ना, तो इसको हम सीधा क्या लिखिए? 7 गुना 10 का घात ऋण 6, और ये जो मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला भी दिया गया है, पृथ्वी का व्यास 1 2 7 5 6 0 0 0 मीटर है। अब देखिए, आपको यहाँ पे कहीं भी दशमलव दिखाई दे रहा है क्या? कहीं भी दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप ये समझ के चलते हैं कि अंतिम में क्या आ रहा है? दशमलव। अब हमको दशमलव के इस साइड एक अंक चाहिए, तो उसके लिए इसको हम किधर हटाएंगे? बायां से। 1 2 3 4 5 6 7 बार। कितने बार? 7 बार। तो चलिए, इसको हम लिखेंगे किस रूप में? मानक रूप। मानक रूप। अब देखिए, दशमलव को हम इधर हटा रहे हैं ना, मतलब दशमलव कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो 1 के बाद लग गया दशमलव, 2 के बाद आ गया 7 5 6 1 2 3 0 1 2 3 0 गुना 10 का घात। हमने कितने बार हटाया दशमलव को? 3 4 7। तो 10 का घात कितना आ गया? 7। अब देखिए, दशमलव जब बायां हटे तो घात धन का धन ही रहता है, तो इसको हम घात में कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन दशमलव के अंतिम साइड में क्या आ गया है? 0। 0 की आवश्यकता नहीं होता है, तो 1.275 को हमने लिख दिया, और गुणा में सीधा सीधा आ जाएगा 10 का घात 7। ये हो गया हमारा इसका मानक रूप। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, कागज की मोटाई 0.08 मीटर है। यहाँ पर आप चाहो तो मीटर लिख सकते हो भाई, मीटर हो जाएगा, इसको मीटर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मीटर दिया तो मीटर लिखिए, किलोमीटर दिया रहता है किलोमीटर। चलिए इसको हल करते हैं। फिर से हम लिखते हैं मानक रूप। मानक रूप। अब देखिए, इसमें हमको क्या दिया है? 0.08 मीटर। दशमलव को किधर हटाना पड़ेगा? दायां हटाना पड़ेगा। देखिए, 0 दशमलव को हम 2 बार हटाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 0 और ये हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? दशमलव, और गुणा में हो जाएगा 10 का घात। क्योंकि हमने 2 बार हटाया तो 2 लिख दिए, और जब दायां भाग में हटाया तो घात धन की बजाय क्या आ जाएगा? ऋण। अब देखिए, 8 के पहले दोनों मान कैसा है? 0 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 8 गुना 10 का घात ऋण 2 मीटर। इसको करेंगे मीटर। तो ये हो गया इसका मानक रूप, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न के प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर लिए है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, और अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हो, सभी वीडियो को सभी ग्रुप में सेंड करिए, ताकि हर एक बच्चों को इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रश्नों का हल मिल सके, पूरा लाभ उठा सके। थैंक यू।